Good morning, student. Welcome to the intensive English classes. I am your English teacher, Tiwari sir. Today we will discuss about narration. तो हम लोग देखेंगे कि narration. देखिए narration जो है वो दो शब्दों से बना हुआ है, narrate, ठीक है, सन, यानी कि इसमें बता रहा है narration जो है, narrations को हम लोग जो है statement बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट. और स्टेटमेंट जो होता है वो स्पीच होता है. क्या होता है? स्पीच. इसी स्पीच को दो पार्ट्स में बांटा गया है. कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में बांटा गया है. कौन कौन? तो देखिए इस स्पीच को जो है आपको दो पार्ट्स में बांटा गया है. कौन कौन सा? तो एक डायरेक्ट स्पीच and second is indirect speech. ये दो पार्ट्स होते हैं. नरेशन दैट मीन्स इसका कहना क्या होता है? कथन. इसका हिंदी क्या होता है? कथन. क्या होता है? कथन. स्पीच का मतलब क्या होता है? कथन, यानी कोई स्टेटमेंट बोलना, कोई स्टेटमेंट बोलना, ठीक है, या किसी स्टेटमेंट को बताना. तो ये स्पीच जो है, यानी जो स्पीच है, कथन है, वो दो तरह का होता है. टू टाइप्स है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट. जिसका हम लोग हिंदी अगर जानते हैं तो डायरेक्ट का हिंदी होता है प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, यानी प्रत्यक्ष कथन. और इनडायरेक्ट का हिंदी होता है अप्रत्यक्ष कथन. क्लियर? समझ गए कि नरेशन कितने होते हैं, कितने पार्ट्स में? यानी कि स्पीच जो है वो टू टाइप्स होता है. कौन कौन होता है? डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है. क्लियर? अब हम लोग जानेंगे नरेशन कि नरेशन कहते किसको है, यानी कि स्पीच कहते किसको है, नरेशन कहते किसको है. तो फर्स्टली हम लोग ये देखेंगे कि नरेशन क्या होता है. तो यहाँ पे लिख कह सकते हैं, नरेशन इज द टॉपिक दैट deals with the study of expressing the idea of the speaker. Idea of the speaker. That means ये बता रहा है आपको कि नरेशन इज ए टॉपिक. नरेशन एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा विषय है जो डील्स करता है किससे? विद द स्टडी ऑफ एक्सप्रेसिंग द आइडिया ऑफ द स्पीकर. यानी स्पीकर के जो विचार है उस चीज को वो बताता है, उस चीज को उसके साथ जो है विचारों को अध्ययन कराता है. ठीक है, कहता है डील्स विद, उसके अध्ययन के साथ क्या करता है? वो डील करता है. क्लियर? यानी एक्सप्रेसिंग ऑफ द आइडिया ऑफ द स्पीकर. स्पीकर के आइडिया को, स्पीकर के विचार को एक्सप्रेस करता है किसके साथ से? ठीक है, किसके साथ? ऑफ स्टडी, विद द स्टडी. क्लियर? स्टडी के साथ. ये हमारा नरेशन होता है. क्लियर? और देखेंगे ये नरेशन जो है टू टाइप्स होते हैं. कौन कौन होते हैं? तो लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, द नरेशन can be a study under two groups. फर्स्ट चीज क्या होता है? जैसा कि ऊपर में दिए हुए हैं, डायरेक्ट नरेशन, and second is indirect narration. देखिए क्या होता है? फर्स्ट इज डायरेक्ट नरेशन, सेकंड इज इनडायरेक्ट नरेशन. दैट मीन्स फिर से एक बार इसको रिकॉल करते हैं. नरेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब होता है स्पीच. क्लियर? स्पीच जो है वो कथन होते हैं.
तो स्पीच जो है जेन्युइन टू टाइप्स होते हैं, कौन कौन, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब हम जानेंगे नारेशन कहते किसको हैं। तो नारेशन इज अ टॉपिक दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सप्रेसिंग द आइडिया ऑफ द स्पीकर। क्लियर, इस चीज को मतलब कि जो स्पीकर के विचारों को क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए एक्सप्रेसिंग द आइडिया ऑफ द स्पीकर, मतलब जो वक्ता होता है वक्ता के आइडिया यानी विचार को एक्सप्रेसिंग विथ द स्टडी ऑफ एक्सप्रेसिंग, मतलब कि जो अध्ययन होता है, ठीक है, उस चीज का एक्सप्रेशन उसके विचारों से डील करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नारेशन कहते हैं। क्लियर, या सिंपल से अगर सिंपल वे में बोलते हैं तो कह सकते हैं कि जो वक्ता अपने विचारों को बताता है, चाहे वो इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो, उसे हम नारेशन कहते हैं। क्लियर, चलिए, द नारेशन कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स, दो ग्रुप में पढ़ते हैं, यानी कि डायरेक्ट नारेशन और इनडायरेक्ट नारेशन। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन और इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। ये हमारा इसका हिंदी हो गया। क्लियर, अब हम लोग जानेंगे डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। क्लियर, अब हम लोग जानेंगे डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इस चीज को जानेंगे। क्लियर, चलिए तो देखते हैं डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। फर्स्ट नंबर में यहाँ पर डायरेक्ट नरेशन दीजिएगा, या डायरेक्ट स्पीच भी दे सकते हैं ऐसे। क्लियर, लिखिए इन दिस case we take the exact words of the स्पीकर। कहने का मतलब डायरेक्ट नरेशन जो है, इस केस में हम क्या करते हैं, वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, यानी स्पीकर जो बोलता है उसका एग्जैक्ट वर्ड को जो हम लेते हैं वही हमारा क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्लियर, जैसे देखिए एग्जांपल, राम सेड आई एम अ डांसर। देखिए राम ने कहा कि मैं डांसर हूं, ये डायरेक्ट हो गया, राम ने बोला कि मैं डांसर, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। राम ने कहा कि मैं डांसर हूं, तो ये डायरेक्ट हो, यानी कि स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड को जो लिखे हम, जो इस राम ने क्या बोला कि आई एम अ डांसर, राम ने बोला कि आई एम अ डांसर, मैं डांसर हूं, यानी कि इसका एग्जैक्ट वर्ड ये स्पीकर हो गया। ठीक है, स्पीकर जो बोला, स्पीकर मतलब वक्ता जो बोलता है, स्पीकर का मतलब क्या होता है, वक्ता, यानी जो बोल रहा है। तो स्पीकर का मतलब जो वक्ता है, जो बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है कि आई एम अ डांसर, मैं डांसर हूं। तो इसी चीज को, बोले हुए वाक्य को, ये जो बोल रहा है उसको एज इट इज रख देना हमारा डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। देखो वही चीज लेगी, इन दिस केस वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, यानी इस केस में हम लोग क्या करते हैं, स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड को लेते हैं, जिसे हम लोग नरेशन कहते हैं। तो समझ गया, स्पीकर बोल रहा है कि मैं एक डांसर हूं, अब इसको एज इट इज लिख दें, ये जो बोला वो वही लिखे हैं। क्लियर, कि हमारा ये डायरेक्ट नरेशन हो गया, यानी डायरेक्ट स्पीच हम कह सकते हैं। क्लियर, अब हम लोग देखेंगे इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। चलिए बच्चों इसको मिटाते हैं हम। ये हमारा पार्ट 1 था, यानी हम जो पढ़ रहे हैं ये पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। क्लियर, अब देखिए इसमें और एक चीज हम ये भी जानेंगे, नोट्स में, डायरेक्ट स्पीच के नोट्स में जानेंगे क्या, कि जब भी रहेगा ये क्या रहेगा, नहीं कि किसी, ऐसे भी लिख सकते हो, किसी
लिखना हिंदी में किसी डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन? तो देख लीजिए, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब एंड सेकेंड इज रिपोर्टेड स्पीच। ये दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि जो है रिपोर्टिंग वर्ब किसको बोलते हैं एंड रिपोर्टेड स्पीच किसको बोलते हैं। देन आफ्टर विल डिस्कस अबाउट इनडायरेक्ट नरेशन। क्लियर। इसकी ये क्या होता है, यानी कि किसी डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट्स होते हैं। पहला क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो हम जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। इस चीज को हम लोग पहले जान लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, द पार्ट, ऐसे लिख सकते हैं, द पार्ट that is outside the inverted comma, outside the inverted comma, ऐसे भी लिख सकते हैं outside the inverted comma, क्लियर। मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के क्या हो, बाहर हो, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्लियर। इसको देखते हैं, एज इट इज द पार्ट दैट इज इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, दैट इज इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा। क्लियर। जैसे देखिए क्या होता है इसमें कि ये जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब यानी द पार्ट दैट इज आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमा, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के ये बाहर वाला जो पार्ट्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस होता है यानी कि द पार्ट दैट इज इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास। क्लियर। दैट इज इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा, उसको जो अंदर वाला रहता है इन्वर्टेड वाला के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जैसे देख लेते हैं, एग्जांपल से हम लोग समझ लेंगे। क्लियर। राम सेड आई एम अ डांसर। देखिए ये जो पार्ट्स है यानी ये जो पार्ट्स है और ये दो पार्ट्स है। क्लियर। तो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये क्या है इट इज अ इन्वर्टेड कॉमा, ये जो है इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर वाला सेंटेंस है करेक्ट, द पार्ट दैट इज इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा। क्लियर। देखिए सिंबल दिए इन्वर्टेड कॉमा, यानी इन्वर्टेड कॉमा के इनसाइड का मतलब अंदर, इनसाइड का मतलब अंदर। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो वर्ड सेंटेंस है उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर। और देखिए द पार्ट दैट इज आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमा, जो इन्वर्टेड कॉमा के ये बाहर वाला जो वाक्य है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे इसको, यहां से लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। समझ गया कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारा बेसिक था। ठीक है।
अब इसमें और भी जानेंगे, क्या इसमें जानेंगे कि ये जो होता है यानी किसी भी, ऐसा बोलते किसी भी डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट्स, ये तो समझ गए कौन कौन होते हैं, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। ये समझ गए कौन हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, इस चीज को जान गए। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। अमिट करें। नोट पे हम लोग देखेंगे क्या क्या हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। तो नोट में देखिए, इट विल बी नोटिस्ड, इट विल बी noticed that indirect speech we use inverted commas to mark of the exact words of the speaker। क्लियर? ऑफ द स्पीकर मतलब ऐसे बताया जा रहा है इसमें कि इट विल बी नोटिस दैट in direct speech we use inverted commas to mark of the exact words of the speaker। मतलब ऐसा बोला जाता है, आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसमें जो है इन्वर्टेड कॉमा का होना जरूरी है। क्या है? इसी चीज को हम लिखेंगे कि आपको यह ध्यान देना होगा कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें हम लोग कर है ना कि आपको ध्यान देना होगा कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं टू मार्क ऑफ द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। जो स्पीकर ने एग्जैक्ट वर्ड बोला है उस चीज को इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग लिखते हैं। ये चीज आपको ध्यान रहेगा। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना होगा कि डायरेक्ट स्पीच में जब भी होगा मतलब जो डायरेक्ट स्पीच होगा वो इन्वर्टेड कॉमा में होगा। क्लियर? इससे हम समझ जाएंगे कि अगर वो इन्वर्टेड कॉमा में दिया है तो डायरेक्ट स्पीच है। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? डायरेक्ट स्पीच समझ गए, डायरेक्ट स्पीच के कौन कौन पार्ट्स होते हैं। क्लियर? कौन कौन पार्ट? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इसके बारे में हम लोग जान लिए। अब हम लोग देखेंगे। क्लियर? और उसका पहचान भी समझिए, डायरेक्ट स्पीच जो है वो जब भी रहेगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, यानी कि जो स्पीकर का जो एग्जैक्ट होता है, एग्जैक्ट वर्ड जो होता है वो हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखेंगे सेकंड में क्या देखेंगे, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच जिसको अप्रत्यक्ष कथन हम लोग कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इन दिस केस वी डोंट express the exact words of the speaker, but we take the sense of the statement, a statement of the speaker, and we also express
also express that statement in our own word, own words। पहले समझिए इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में समझ गए थे कि स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड को ही हम लोग लिखते हैं, क्लियर। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा नहीं है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है कि इन दिस केस, इस सेंस में क्या करते हैं, वी डू नॉट यानी कि डोंट एक्सप्रेस द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर। इसमें जो होते हैं, जो वक्ता यानी कि जो बोल रहा है, जो स्पीकर होता है, वो जो बोल रहा है उसके एग्जैक्ट वर्ड को हम लोग नहीं लिखते हैं। कह रहा है ना, वी डोंट एक्सप्रेस द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, मतलब हम लोग जो है एग्जैक्ट वर्ड को नहीं लेते हैं, स्पीकर के जो एग्जैक्ट वर्ड है उसको नहीं लिखते हैं। लेकिन कह दिया बट वी टेक द सेंस ऑफ द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट बोला जा रहा है स्पीकर के द्वारा, जो स्टेटमेंट बोला जा रहा है स्पीकर के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग यूज करते हैं। यानी बोल दिया बट वी टेक द सेंस ऑफ द स्टेटमेंट of the speaker and we also express that statement in our own words। कहने का मतलब ये है कि उसके जो है एग्जैक्ट वर्ड को न लिखकर हम अपने सेंस में जो है अपना भाषा में यानी अपने आउन वर्ड्स में लिखते हैं। यानी उसी के कथन को, उसी जो वो बोल रहा है उसके बोले हुए वाक्य को हम अपने आम भाषा में या अपने भाषा में परिवर्तन करके लिख देते हैं, वही हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। एक बार फिर से सुन ले, इस केस में इनडायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड को न लिखकर हम अपने भाषा में यानी कि उसके स्टेटमेंट को अपने भाषा में लिख देते हैं, क्लियर। अपने भाषा में क्या करते हैं, सेंस के आधार पर लिख देते हैं, तो हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है, क्लियर। इसमें भी एक नोटिस नोट कर लीजिए, देखिए क्या होगा। जैसे इट विल बी नोटिस दैट इन indirect speech we don't use inverted commas, we don't use inverted commas, क्लियर। मतलब इस केस में क्या आ रहा है कि हम लोग क्या पढ़े अभी कि डायरेक्ट स्पीच जो है वो इन्वर्टेड कमा रहता है उसमें, डायरेक्ट स्पीच में, यानी स्पीकर का जो एग्जैक्ट वर्ड है उस वर्ड जो है वह वर्ड जो है वह इन्वर्टेड कमा के इनसाइड में होता है, क्लियर। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, वह इन्वर्टेड कमा उसमें नहीं रहता है। जैसे कह रहा है ना इट विल बी, आपको ध्यान देना होगा कि जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसमें हम जो है इन्वर्टेड कमा नहीं रहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, राम said that he was a dancer। इसमें दैट कोई इन्वर्टेड कॉमा है इसमें नहीं ना है, तो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, क्लियर। इसमें इन्वर्टेड कॉमा यूज हुआ है, नहीं यूज हुआ है, तो ये वाला सेंटेंस जो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, और जिसमें इन्वर्टेड कॉमा जो था वो डायरेक्ट स्पीच हो गया, क्लियर। ये समझ गए। अब हम आगे और भी देखेंगे। तो ये हमारा जो था ये बेसिक फंडामेंटल था, ठीक है। नरेशन का जो बेसिक फॉर्मेट होता है यानी बेसिक फंडामेंटल जो है ये हमारा बेसिक फंडामेंटल है कि नरेशन में क्या क्या होता है, नरेशन किसको बोलते हैं, क्लियर। नरेशन के कितने पार्ट्स होते हैं, क्लियर। डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं, ये चीज हम लोग समझ गए, क्लियर, समझ में आया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि इसको चेंज कैसे किया जाता है, इस चेंज को रूल के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, कैसे हम लोग चेंज करेंगे, क्लियर। ये हमारा बेसिक जो फंडामेंटल था ये क्लियर हो गया, क्लियर।
अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में वो लिख देगा। क्लियर? चलिए इसको अमिट करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच into indirect speech, क्लियर? ये क्या होता है इसमें देखिए, देयर आर, ऐसे लिख सकते हैं, देयर आर फोर चेंजेस that are made to change direct into indirect, स्पीच। क्लियर? मतलब ऐसा होता है कि रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट, कैसे हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग चेंज करेंगे। क्लियर? तो क्या है, इसको 4 टाइप में रूल्स जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। कहता है कि देयर आर 4 चेंजेस दैट आर मेड टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। क्लियर? तो देखिए वो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आपका है प्रोनाउन चेंज, सेकंड है, एंड सेकंड इज वर्ब या टेंस चेंज, थर्ड इज adverb change, and fourth is use of कंजंक्शन। ये 4 सिस्टम से हम लोग जो है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन चेंज। कौन सा रूल पढ़ेंगे? तो प्रोनाउन चेंज जो है हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं। तो पहला हम लोग लेते हैं किसका, प्रोनाउन चेंज। यहां पर लिखेंगे प्रोनाउन चेंज, यानी कि रूल टू चेंज प्रोनाउन। क्लियर? देखिए इसमें क्या होता है, कैसे हम चेंज करते हैं। ठीक, इस पहले देखिए प्रोनाउन में ये होगा SON, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। क्लियर? यानी एस का मीन्स होगा सब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, एन मीन्स नो चेंज। क्लियर? एन मीन्स नो चेंज। समझ में आया? तो प्रोनाउन का एक पहला जो ट्रिक समझिए या एक बेसिक कंसेप्ट समझिए कि जब जो प्रोनाउन चेंज होगा, यानी कि जो पर्सन चेंज करते हैं,
वो फर्स्ट पर्सन इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन इनटू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन इनटू नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये हमारा पर्सन चेंज करने के लिए क्या, टू चेंज, यहां पे लिख सकते हैं टू चेंज पर्सन, टू चेंज पर्सन। जब पर्सन चेंज करेंगे तो ये फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। क्लियर, ये चीज देखिए। चलिए तो फर्स्ट रूल हम लोग देख लिए, मतलब फर्स्ट रूल में। और देखिए क्या होता है प्रोनाउन चेंज का, तो यहां पे लिख दिया हम सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, यहां पे लिख दिया ऑब्जेक्टिव, यहां पे लिख दिया पॉजेसिव, एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, यहां पे लिख दिया पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, ये हमारा हो गया। क्लियर, अब देखिए इसमें क्या आएगा, आई और वी, यानी ये जो है सिंगुलर में आएगा और ये होगा प्लूरल में आता है। क्लियर, यानी बोथ आर रिलेटेड टू किस में आएगा, ये बोथ आर रिलेटेड टू किस में आएगा, फर्स्ट पर्सन। क्लियर, तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो मी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो अस होता है। क्लियर, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव देखा जाए तो माई, और वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव देखा जाए तो आवर। इसका अगर पॉजेसिव प्रोनाउन देखा जाए तो माइन, और इसका हो जाएगा आवर्स। ये हमारा फर्स्ट खत्म, यानी कि फर्स्ट हो गया। अब देखिए सेकंड में क्या देखते हैं, यू जो है वो क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, लेकिन इट इज रिलेटेड टू सेकंड पर्सन। क्लियर, इसका जो ऑब्जेक्टिव, यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है। इसका अगर प्रोनाउन देखते हैं, सॉरी एडजेक्टिव देखते हैं तो योर, और प्रोनाउन क्या हो जाएगा, योर्स। क्लियर, चलिए थर्ड देखते हैं। इसमें थर्ड पर्सन में क्या देखेंगे, तो ही, सी, इट और दे, ये जो होता है थर्ड पर्सन के लिए होता है। यानी ये जितने आते हैं ये सब सिंगुलर में आते हैं, यानी यहां से यहां तक ये सिंगुलर हुआ। क्लियर, और ये हमारा प्लूरल हुआ। क्लियर, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, हिम। सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। इट का क्या होगा, इट सी होता है। क्लियर, इट का इटी होता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव यानी कि एडजेक्टिव अगर देखते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव देखते हैं तो इसका हीज हो जाता है, और इसका हर ही होता है, और इसका हो जाएगा इट्स। क्लियर, फिर ही का देखेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन, तो क्या होगा इसमें, हिज ही होगा, इसका क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा, और इसका इट का इट होगा। क्लियर, अब देखते हैं दे का ऑब्जेक्टिव, तो दे का ऑब्जेक्टिव देम होता है। इसका जो होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो दियर हो जाता है। पॉजेसिव प्रोनाउन होगा दे का, दियर्स हो जाएगा। ये हमारा चार्ट था। क्लियर, ये हमारा क्या था, चार्ट था, एक तरह का समझो कि ये टेबल है। इसको प्रोनाउन टेबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोनाउन टेबल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप रिमेंबर कर लीजिएगा। क्लियर, इसी के मतलब माध्यम से हम लोग जो है पर्सन को चेंज करेंगे, प्रोनाउन को चेंज करेंगे, कैसे कैसे चेंज होता है इस चीज को हम एग्जांपल में देखेंगे। चलिए ठीक है, समझ में आया। यानी कि आई जो है, आई इज रिलेटेड टू फर्स्ट पर्सन एंड इनसाइड द सिंगुलर नंबर। क्लियर, एंड वी इज आल्सो फर्स्ट पर्सन बट इनसाइड द प्लूरल नंबर। ये प्लूरल नंबर होता है वी। तो आई का जो होता है ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मी होगा, एंड वी का ऑब्जेक्टिव अस होगा। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होगा और वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर होगा।
आई का पजेसिव प्रोनाउन माइंड होगा और वी का पजेसिव प्रोनाउन आवर्स होगा। चलिए सेकंड जो है यू जो है सेकंड पर्सन से रिलेटेड है और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। क्लियर? यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है और यू का पजेसिव एडजेक्टिव योर और पजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है। चलिए ही का अगर देखते हैं तो ही इज रिलेटेड टू सिंगुलर, सी इज आल्सो ए सी एंड इट इज, यानी कि क्या होता है, ऑल आर रिलेटेड टू सिंगुलर नंबर। क्लियर? एंड दे क्या है, दे रिलेटेड टू किसका हो जाएगा, प्लूरल होगा। क्लियर? लेकिन है किसमें, थर्ड पर्सन में। तो ही का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में हिम, सी का हर, इट का इट। क्लियर? और दे का देम। अगर ही का देखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव तो ही हो जाएगा, सी का पजेसिव एडजेक्टिव हर हो जाएगा, इट का पजेसिव एडजेक्टिव होगा, दे का पजेसिव एडजेक्टिव डियर होगा। चलिए अब प्रोनाउन देखते हैं तो इसका हिज हो जाएगा, ही का, सी का हर्स हो जाएगा, इट का इट होगा और दे का डियर्स हो जाएगा। ये हमारा टेबल और ये बेसिक फंडामेंटल यानी कि जो बेसिक रूल था जिसको जनरल रूल के नाम से जानते हैं वो चीज हमारा क्लियर हुआ। क्लियर? अब यहां से हम लोग जो है पर्सन चेंज कर सकते हैं, यानी कि ठीक है ना कि रूल्स टू चेंज प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? यहाँ पे लिखे हैं प्रोनाउन चेंज, पहला रूल कंप्लीट हो गया। तो पहले रूल के अकॉर्डिंग जो है यानी फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग जो है हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल वी कैन अंडरस्टैंड दिस रूल। क्लियर? गॉट इट? चलिए ऑमिट करते हैं। ये समझ गए? अब इसमें और भी एक और है, देख लीजिए। एक और रूल्स क्या है जनरल फॉर्म में। रूल नंबर 2, if reporting verb is in the present or future, if in the present or future tenses, clear? And the tenses of the direct speech don't change। क्या होगा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब तो समझ गए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, गॉट इट? तो इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर द टेंसेस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज, यानी जो डायरेक्ट स्पीच का जो टेंस होता है वो चेंज नहीं होगा। कब? यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो। क्या हो? यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा यानी डायरेक्ट स्पीच का जो टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा, उसका टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। एग्जांपल देखते हैं। माय मदर सेज टू मी, you can learn everything। देखो फिर से रिकॉल करते हैं कि इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा जो स्पीच होता है, जो सेंटेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है? यानी द पार्ट ऑफ द इसका इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा दैट इज कॉल्ड क्या, that is called reported speech। clear? And the part
outside of the inverted comma, the part outside of the inverted comma, that is called reporting verb, इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं, इसको तो केवल verb बोला जाता है, क्लियर, रिपोर्टेड वर्ब। लेकिन पूरा अगर यहां से यहां तक अगर वाक्य लेते हैं, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच। यहां से यहां तक जब वाक्य लेंगे तो रिपोर्टिंग स्पीच, और इसको केवल रिपोर्टेड वर्ब के नाम से, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं, क्लियर। तो देखिए इसको चेंज कैसे हो जाए, ये चीज समझ गए कि कब चेंज नहीं होगा, यानी कि इसका टेंस नहीं चेंज होगा। ये कैन है ना, तो ऐसा कुड नहीं जाएगा। ऐसा है कि प्रेजेंट में कैन का यूज होता है और पास्ट में कुड का यूज होता है। कैन का जो है पास्ट फॉर्म होता है कुड, उसको चेंज नहीं करेंगे। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, यही ना रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब यही ना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, क्लियर। देखिए कैसे, केवल क्या चेंज होगा, पर्सन। देखिए माय मदर, आगे बताएंगे कि कैसे इसका हो जाता है। माय मदर टेल्स मी दैट यू, देखिए यू क्या है, सेकंड पर्सन है ना, हम बताए थे ना यहाँ पे कि एस ओ एन 1 2 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट ये है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है ना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यू किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो यहाँ पे क्या होगा, आई, क्लियर। सब्जेक्टिव केस इसका आई ना होगा क्योंकि यू सब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है। तो यू का जो है ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा, यानी कि मी के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। आई कैन, आई कैन लर्न एवरीथिंग। चेंज हुआ क्या, टेंस चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, टेंस नहीं चेंज हुआ। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, क्लियर। चलिए नोट इट। और भी देखिए थर्ड रूल, इसी में क्या क्या रूल है, कौन कौन सा, सेकंड रूल में कैसे कैसे इसको बनाएंगे। चलिए समझ में आ गया रूल्स। और रूल देखिए इसमें क्या है, थर्ड में, सेकंड हो गया ना, थर्ड में क्या करते हैं बनाने के लिए, तो इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, यानी ये क्या करते हैं, इज रिप्लेस्ड बाय दैट, दैट। फोर्थ में देखिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब दिया हो, इफ रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, ऐसे हिंदी में लिख दे रहे हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया हो तो, दिया हो तो क्या करेंगे, सी को से ही रखेंगे, सेज को सेज। अगर दिया हो तो क्या करेंगे, देखो सेज टू दिया हो, क्या दिया हो, सेज टू को टेल्स में बदल देंगे। ऑब्जेक्ट दिया हो तो टेल्स में बदल देंगे, क्लियर। अगर से टू दिया हो तो इसको केवल टेल में बदलेंगे, क्लियर। अगर से टू दिया हो तो केवल टेल में बदलेंगे, क्लियर। में चेंज होता है, ऐसे हम कर सकते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया हो तो से का यहाँ पर लेंगे, सेज टू का टेल्स हो जाता है, से टू का टेल। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो एडजेक्टिव जो है से का सही होगा, सेज का सही होता है। इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, में चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखिए तो हुआ है ना, देखिए एक बार फिर से देखिए, इसको एक बार फिर से देखिए, वंस अगेन। चलिए पहला तो है इफ रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो उसके रिकॉर्डेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं है। चलिए ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो एज इट इज हम लिख दिए, देखिए यहाँ पे लिखे है ना, ठीक है। माय मदर सेज, सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट दिया है,
हमने यहाँ पर लिखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, तो रिपोर्टिंग वर्ब यही है ना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब कोई ऑब्जेक्ट हो तो सेज टू को किस में बदलेंगे, टेंस में बदल दिए, टेंस में सेज टू को किस में बदल दिए, टेंस में। कब, जब ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तब। ऑब्जेक्ट यही ना है, ऑब्जेक्ट यही है, यानी सेज टू के बाद जब ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तभी हम जो है सेज टू को टेंस में बदलेंगे। क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। देखिए इसमें लिखे हैं इन्वर्टेड कॉमा, यानी जो है इन्वर्टेड कॉमा इज रिप्लेस्ड बाय दैट। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम किसका यूज किए हैं, दैट को यूज किए हैं, यानी इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लोग किसका यूज किए हैं, दैट का यूज किए। क्लियर। चलिए इसके बाद पर्सन चाहिए, यूज सेकंड पर्सन इनटू ऑब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, आई। तो आई मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई हो जाएगा। आई कैन लर्न एवरीथिंग। टेंशन नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए नोट करिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल। If the statement, if the a statement is still relevant or if it is a universal truth, the tense will not change, मतलब ऐसा बता रहा है इसमें नेक्स्ट रूल में कि अगर हमारा वाक्य, ठीक है, हमारा सेंटेंस क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल ट्रूथ हो जिससे कोई चेंज नहीं कर सकता है, तो वैसे सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है उसको चेंज नहीं करते हैं, चाहे वो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, डजंट मैटर। उसके रिपोर्टेड स्पीच को हम लोग चेंज नहीं करते हैं। कब, जब यूनिवर्सल ट्रूथ में दिया हो तब। क्लियर। या कोई आपको क्वेट आता है या कोई फ्रेज आता है, क्लियर, उस सब को जो है हम लोग नहीं करते, या किसी तरह का प्रभाव आता है तो उसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं। रेलिवेंट बोला है ना, किसी तरह का प्रभाव भी आ जाता है तो उसमें हम लोग चेंज नहीं करते हैं। ठीक है। चलिए देखिए कैसे चेंज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, the teachers said to the students, a little knowledge is a डेंजरस थिंग। तो क्या बोलता है, द टीचर जो है क्या बोले, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। टीचर जो है स्टूडेंट से कहते हैं, ठीक है, यानी कि बोले द टीचर्स सेड टू द स्टूडेंट, यानी शिक्षक जो है स्टूडेंट से बोले लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, मतलब जो लिटिल नॉलेज होता है वो काफी खतरनाक होता है। क्लियर। ऐसा प्रभाव से एक स्टेटमेंट है जिसे कोई चेंज नहीं कर सकता है, तो इसको जो है हम लोग चेंज नहीं करते हैं, एज इट इज लिखते हैं। देखिए कैसे, ये तो डायरेक्ट में हो गया, डायरेक्ट स्पीच। अब देखिए इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, द टीचर्स सेड टू के बाद है ना तो टोल्ड, पास्ट में तो टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड द स्टूडेंट्स, टोल्ड द स्टूडेंट्स that as it is a little knowledge is a dangerous thing। समझ गया, ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया।
क्लियर? देखो तो एज इट इज हम चेंज कर दिए ना रिपोर्टेड स्पीच को, कोई चेंज हुआ? यहाँ तक कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, पास्ट में भी हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा। इज दैट क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। My parents said labor never goes in vain। देखिए मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि लेबर जो है, लेबर नेवर गोज इन वेन। वेन का मतलब होता है बर्बाद, बेकार। वेन का मतलब क्या होता है? बेकार। क्लियर? तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि लेबर जो है, मेहनत जो है, कभी बेकार नहीं जाता, कभी बेकार नहीं जाता। ये स्टेटमेंट कहा हुआ है कि कभी बेकार नहीं जाता है। क्लियर? तो ये एक तरह का प्रभाव से रेलेवेंट है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। क्लियर? चलिए इसको हम बनाएं कैसे इनडायरेक्ट में? तो माई पेरेंट्स, ऑब्जेक्ट दिया है नहीं दिया ना, तो एज इट इज लिख देंगे। सैड दैट लेबर नेवर गोज इन वेन। ये इनडायरेक्ट हो गया। किसमें हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच, और ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ये हमारा नरेशन का पार्ट 1 था। अब जो है हम नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 2। क्लियर? चलिए बिफोर द एंडिंग वीडियो आई लाइक टू से, अगर आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, जिससे जो है और भी जो है आप लोग को वीडियो जो है मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच।